मिस्टर दीपक केदार साहब ऑफ द ऑल इंडिया पैंथर सेना, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक केदार साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। माफ़ी, थोड़ा सा डिले हो गया आपको नहीं कोई दिक्कत। आपको कनेक्ट करने में। तो दीपक केदार साहब, अभी आप मराठा समाज को, समुदाय को आप बधाई देंगे या उनको आप ये कहेंगे कि भाई सतर्क रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कुछ खेला हो गया है? दीपक केदार साहब बताएं। समाज के लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि सतर्क रहिए। सतर्क रहना ही जरूरी है, क्योंकि मराठा आरक्षण अब तीसरी बार दिया जा रहा है, वो भी चुनाव को आगे रखे। जी। तो ये सीधा इस राष्ट्र का बच्चा भी बता सकता है कि मराठा समाज के साथ उल्लू बनाई का जो जाहिरात आता था, एडवर्टाइजमेंट अभिषेक बच्चन का, वैसा खेल चल रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये मराठा समाज को ये गुमराह करने का यहाँ पर काम किया है। तो उन्होंने सतर्क रहना चाहिए। उनके साथ पिछले 70 साल में, 50 साल में इस महाराष्ट्र में मराठा समाज की ही सत्ता थी। वो 50 साल में उनको न्याय नहीं दे सके, वो अब क्या न्याय देंगे? और वो लोग तो दे ही नहीं सकते जो सवेरे 5 बजे यहाँ पर शपथ लेते हैं, जिनके ऊपर विश्वास नहीं है, जो सूरत मार्गे गुवाहाटी चले जाते हैं। वो पार्टी को धोखा दे सकते हैं, तो समाज को धोखा देने में उनको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये जिन्होंने ये आरक्षण दिया है, उनके ऊपर भरोसा कोई भी इस राज्य में रख नहीं सकता, ये स्थिति है। और एक खुले तौर से मराठा समाज को उल्लू बना रहे। ये आरक्षण कोर्ट में टिकेगा नहीं, फिर भी दिया जा रहा है। ये आरक्षण को फिर से रिजेक्ट किया जाएगा, ये सबको मालूम है। इधर देने की बात करेंगे और उधर फिर आरएसएस उनके विचारों का जो वकील है सदावर्ते, उनको खड़ा करेंगे। सदावर्ते किसका आदमी है पूरे महाराष्ट्र का और देश को मालूम है। इधर आरक्षण देने का नाटक करने का और उधर जाके सदावर्ते को कोर्ट में खड़ा करने का। तो ये कहीं पर यहाँ पर मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा नहीं। सिर्फ चुनाव को आगे रख के ये खेला है, ये हमारा यहाँ पर कहना है। केदार साहब, कल ये जब आरक्षण पूरे पास हो गए थे तो ट्वीट एक जबरदस्त एकनाथ शिंदे जी ने किया। एकनाथ शिंदे जी ने बहुत खूबसूरत ट्वीट किया, उसके बाद नाचे गाए, सेलिब्रेशन हो गया, जुलूस निकला, सब कुछ फटाके बड़े। वो ट्वीट बहुत सुंदर था। एक मराठा लाख मराठा, शिवबाची ते ढाल मराठा, बलिराजांचे ते शान मराठा आणि आरक्षणाचे लाभ मराठा। तो बहुत खूबसूरत ट्वीट उन्होंने किया। तो उसके बाद क्या हुआ? ये किस पे किसको विश्वास, क्या आप कैसे देखते हो उस चीज को? इतने जीत का उल्लास था उनमें एकनाथ शिंदे जी पर, और अचानक ये बोले कि 24 तारीख से हम रास्ता रोकने वाले जरंगे पाटिल जी। ये ट्वीट और देखिए, एक तो मैं इस माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी का जो ट्विटर हैंडलिंग है वो खुद चलाते हैं या बीजेपी चलाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। उनको लिखने भी नहीं आता है, तो वो वहां पर बीजेपी लिखती है और वो रिलीज करते हैं। सिर्फ मराठा को खुश करने के लिए एक मराठा लाख मराठा इस तरीके से घोषणा करना और वहां पर जल्लोष करना। पर यही जल्लोष उन्होंने मनोज जरांगे के वाशी मुंबई के आंदोलन में भी किया था। वहां पर भी उन्होंने जल्लोष किया था, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि हम मनोज जरांगे का जो अध्यादेश निकला है उसको रखेंगे और उनका मांगे पूरे करेंगे। वो भी नहीं किया। फिर इधर भी आरक्षण देने की बात की है। तो ये इसमें सच्चाई नहीं है। देखिए, ये सब मनोज जरांगे का आंदोलन यहाँ की व्यवस्था को हटा सकती है, इतनी ताकत उस आंदोलन में बन चुकी है। किसी भी हाथ में मनोज जरांगे के आंदोलन को रोकने के लिए यहाँ पर यह आरक्षण देने का ढोंग किया है। अगर मनोज जरांगे का आंदोलन रुकता नहीं तो आने वाले चुनाव में मराठा वोटिंग नए लोगों को, नए पार्टियों को वोटिंग करेगी या बहिष्कार करेंगी। इस डर से जो बीजेपी है, यहाँ की एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनको डर लगने लगा है
कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो किसी भी हालत में यह आंदोलन को खत्म करने के लिए, इसकी दिशा का मोड़ बदलने के लिए और मनोज जरांगे के पीछे जो मराठा समाज खड़ा हुआ है उसको बाजू में करने के लिए इन्होंने तत्काल अधिवेशन में ये आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। और यहाँ पर मनोज जरांगे के आंदोलन को कोई भी श्रेय नहीं जाना चाहिए। मनोज जरांगे ने मराठा समाज के लिए कुछ किया है ये नहीं दिखना चाहिए, बल्कि एकनाथ शिंदे ने बहुत कुछ किया है ये दिखाने का नाटक ये कल से हम देख रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये चर्चा है कि मराठा समाज के साथ खेला हो चुका है और उनकी उल्लू बनाई जैसी स्थिति बन चुकी है और मनोज जरांगे का आंदोलन खत्म करने की ये साजिश हो रही है। आज देखिए जो भी है, मनोज जरांगे के आंदोलन की वजह से ही इनको झुकना पड़ा है, फिर भी उनके आंदोलन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उनके बारे में कुछ चर्चा नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ कल से हम देख रहे हैं कि उन्हीं के साथ रहने वाले जो महाराज लोग हैं, कोई कार्यकर्ता है, उनको फोड़ा गया है, ट्रैप किया है और उसी के खिलाफ एक मीडिया में ट्रायल चलाया जा रहा है, लाइव ट्रायल चलाया जा रहा है। लेकिन दीपक केदार साहब, कोई भी यहाँ पर आंदोलन की ताकत नहीं है, ये जो आप बोल रहे हैं खड़ा किया जा रहा है, ये कल से हम देख रहे हैं। ये केदार साहब ये बताएं, अभी प्रदीप जी ने वही सवाल पूछा था, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनसे भी, ये संगीता वानखेड़े जी जो हैं वो खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि वो शरद पवार के साथ कनेक्शन है इनका, जरंगे पाटिल जी का वगैरह वगैरह, ये सब बातें आ रही हैं। अनिल बारस्कर उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति का फोन जरंगे पाटिल उठा रहा था और वो शरद पवार जी है। संगीता वानखेड़े जी ने नाम लिया शरद पवार जी का, बोले फाइनेंस भी शरद पवार दे रहे थे। तो क्या कैंपेन जिस प्रकार से बजाज साहब बोल रहे, कैंपेन पवार साहब स्पॉन्सर्ड था क्या शरद पवार जी? अरे ये बोलने वाले लोग कौन है, ये इनको कौन पहचानता है? ये लोग जो है, ये दोनों भी लोग सरकार ने पार्सल किए, यहाँ पर खड़े किए, इनको ग्राउंड लेवल पर कोई पूछता भी नहीं, इनको पहचानता भी नहीं है। अब ये जो औरत है इसको कौन पहचानता है इस महाराष्ट्र में? ये महाराज है, इसको कौन पहचानता है? लेकिन इनको लाइव में लाने का, मीडिया में इनको लाने का, तो ये गवर्नमेंट का ट्रैप है। बुलाए गए ये सब लोग है और यहाँ पर उनको चलाया जा रहा है, इनको स्क्रिप्ट भी सरकार दे रही है। मैं यहाँ पर आरोप कर रहा हूँ कि ये दो जो लोग बोल रहे, इनकी स्क्रिप्ट भी सरकार की है। ये लोग है कौन? कहा थे इतने दिन, कहा थे इतने दिन, क्यों नहीं मीडिया में दिखाया? ये फेसबुक लाइव करने वाले लोग आज मीडिया में चल रहे। आज मैं भी अगर मनोज जरांगे के खिलाफ कुछ बोलता हूं तो मुझे भी दिखाने वाले हैं। तो ये नैतिकता, विचारधारा कुछ नहीं है, ये लोग आगे लाए, खरीदे हुए लोग है। किसी भी हालत में मनोज जरांगे को उठाना है, वहां से उसका आंदोलन खत्म करना है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर पार्सल किया है। शरद पवार जी के ऊपर यह आरोप किया जा रहा है, पर इनके पास सोर्स क्या है? आरोप तो कोई भी कर सकता है, राजनीति में आरोप होते हैं, सोर्स बताए, सोर्स सामने लाए। केदार साहब, मगर आप जो कानून और व्यवस्था वाली बात है, कानून और व्यवस्था, छगन भुजबल साहब ने असेंबली में खड़े होकर बोला कि जरांगे पाटिल जिस प्रकार से आक्रोश में बोल रहे हैं, उत्तेजित तरीके से बोल रहे हैं, धमकाने वाली भाषा में बोल रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को अपना काम करना चाहिए। सरकार को कानून व्यवस्था को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रोवोकेटिव एग्रेसिव भाषण जो जरांगे पाटिल दे रहे, आज भुजबल साहब ने कहा कि इसका मांग तो खत्म नहीं हो रहा है, हनुमान जी के पूज जैसे बढ़ते ही जा रहा है, हनुमान जी के पूज जैसे बढ़ते ही जा रहा है जरांगे पाटिल जी के। तो आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर, जैसे जरांगे पाटिल जी ने कहा कि 24 तारीख से रास्ता रोकेंगे, रास्ता सब बंद हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में, और 3 तारीख को भी रास्ता रोको होगा, और आगे जाके जो भी नेताओं के गाड़ी हमारे गांव में आएंगे सबको बोल दिया कि आप गाड़ी जब्त करो। तो क्या यह कानून व्यवस्था के प्रॉब्लम हो चुका है? अभी सरकार को इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि एक आंदोलन एक तरफ है, मगर जबरदस्ती प्रोवोकेशन, गाड़ी जब्त करना, इसको कैसे देखते हो केदार जी? नहीं, अभी कैसा है, इनको विलन बनाया जा रहा है और उसका ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ दिनों में मनोज जरांगे के साथ सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी,
उसके पहले एक ग्राउंड तैयार करने का काम छगन भुजबल कर रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर सही इस्तेमाल किया जाए तो दोनों भी जेल में रहेंगे। छगन भुजबल ने कम गालियां दी है क्या मराठा समाज को? आज महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा लोगों के जो झगड़े हो रहे उसको छगन भुजबल भी जिम्मेदार है, मनोज जरांगे भी जिम्मेदार है। और अगर सही में लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर अमल हुआ तो सब जेल में रहेंगे, भुजबल भी जेल में रहेंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो गवर्नमेंट में बैठ के एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि मनोज जरांगे के साथ ये सरकार कुछ करने जा रही है, कुछ कार्रवाई करेगी तो उनको विलन बनाया जाएगा और उनके खिलाफ एक ग्राउंड तैयार किया जाएगा। और उसके बाद उनके आजू बाजू के लोग फोड़कर कुछ नए लोग सामने लाकर, फेसबुक के ऊपर बोलने वाले लोगों को सामने लाकर उनके खिलाफ एक माहौल क्रिएट कर यहाँ पर विलन बनाकर उनको, जैसे अन्ना हजारे के बाद वो रामदेव बाबा का किया था, वैसा कुछ इस बार करने के लिए साजिश मुझे दिख रही है। दीपक केदार साहब ये बताएं, चलिए ये तो बात हो गई झरंगी पाटिल साहब की मराठा आरक्षण के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी, लेकिन ये बताएं जहाँ तक कि दलित शोषण का प्रश्न है, पिछली बार जब हम मिले थे और उसके बाद अभी तक दलित शोषण के काफ़ी वाकया सामने आए हैं, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, भिवंडी में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के विभाग प्रमुख धोत्रे नाम के विभाग प्रमुख ने 16 साल के संकेत भोसले नाम के दलित युवा को मॉब लिंचिंग करके मार डाला है। इतना पीटा है, उसके ऊपर पेशाब किया है, उसको अमानवीय तरीके से उत्पीड़न किया है। यह हत्या बहुत भयंकर हत्या है। आप एक बात बताइए, 14 तारीख को ये वाकया हुआ है भिवंडी में, और 14 तारीख के बाद आज तक आरोपी को यहाँ पर अरेस्ट किया नहीं है। कल हमने लाइव करके इसके ऊपर आवाज उठाई, तब जाके आज सवेरे उस आरोपी को अटक किया है, अरेस्ट किया है। तो 14 तारीख से आज तक उसको कौन बचा रहा था? एक तरफ एकनाथ शिंदे अधिवेशन में बोलते हैं कि मैं सीएम हूं तो एक जात का सीएम नहीं हूं, मैं सभी जात धर्म का सीएम हूं। तो आप थाने से जाकर भिवंडी के उस दलित बच्चों को क्यों नहीं मिले? आपका विभाग प्रमुख था इसलिए नहीं मिले क्या? तो ये अपने लोगों को बचाने की साजिश यहाँ पर चल रही है। इनके एमएलए, यहाँ के नगर सेवक, कॉर्पोरेटर, इनको अगर गोली मारी जाती है तो संजय राउत सवेरे उठकर बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इस राज्य में इशू बन चुका है, यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी ने राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। फिर दलितों के तब जाके लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हुआ है, रिजाइन देना चाहिए। इसके ऊपर कोई प्रेस क्यों नहीं लेता? सत्ता में बैठे लोग हो या बाहर बैठे लोग हो, दलितों के हत्या पर बोलते नहीं। आज दुनिया को दहला देने वाली घटना है कि 16 साल के बच्चों को वहां का विभाग प्रमुख, उसका बच्चा, 18 लोग मिलकर इतना भयानक तरीके से मारते हैं कि वो मर जाता है हॉस्पिटल में तड़प कर, क्योंकि वो दलित है। उनके एरिया का नाम लिया जाता है और 2 लोगों को मारने की बात उस वायरल वीडियो में की जाती है। तो पुलिस भी मुंबई की हो या गृह मंत्री हो, ये बहुत गवर्नमेंट के इशारे पे चल रहा है। और यहाँ पर दलित आज अकेला पड़ चुका है। दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, नीतीश राणे जाकर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर वातावरण खराब कर रहा है, मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है, वहां पर मीरा भाईंदर में टारगेट कर रहा है, आज धारावी में टारगेट कर रहा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। छगन भुजबल में हिम्मत नहीं है नीतीश राणे पर कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर का बारे में कार्रवाई करने की मांग करने की। तो ये सब चल रहा है। ये लॉयलिटी, लड़ने में लॉयलिटी किसी में ही नहीं है, सिर्फ अपना ही सब चल रहा है। कार्यकर्ता को बचाना है। और ये शिवसेना गुट के, एकनाथ शिंदे के गुट के कार्यकर्ता ने ये बहुत बड़ी हत्याकांड भिवंडी में किया है। इसके खिलाफ हम राज्य भर ऑल इंडिया पैंथर सेना के माध्यम से आंदोलन छेड़ेंगे। और एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ये जातिवादी गवर्नमेंट है, ये हम घोषित करने जा रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे दलितों के ऊपर आज तक कुछ बोले नहीं है। कोल्हापुर में उनका अधिवेशन होता है पार्टी का, तो उसमें सामाजिक न्याय के ऊपर एक लफ्ज भी निकालते नहीं। कुछ ठराव मंजूर करते हैं, उसमें कोई भी दलितों का ठराव होता नहीं। तो ये पार्टी दलितों के हित की बात करने वाली पार्टी नहीं है।
तो दलितों को यहाँ पर खत्म करने वाली पार्टी है। विशेष बताता हूं कि ये सामाजिक न्याय मंत्री भी है, सामाजिक न्याय मंत्री का पद भी एकनाथ शिंदे के पास है, फिर भी जाकर ठाणे और भिवंडी क्या अंतर है, वहां 20 मिनट का रास्ता वो काट कर दलित बच्चे के घर नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमारा सीएम नहीं हो सकता, एकनाथ शिंदे दलितों का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से करता हूं और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का भी आगाज हमने किया है। प्रदीप जी, अलग अलग जगह पे जैसे आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखा, हमने देखे कि पुलिस स्टेशन के अंदर जिस प्रकार से फायरिंग हुआ और लोगों पे बंदूक, सिटिंग एमएलए बीजेपी का फायरिंग किए, फिर हमने देखा बोरीवली में जिस प्रकार से फायरिंग हो गए, जैसे 2 लाख गोसालकर और 2 लोग मर गए थे। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का सिचुएशन आ गया है। आपने कहा अभी भिवंडी में आप उदाहरण दिए कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, तो आपने कहा कि ये सरकार इस प्रकार से है कि जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति, तो आगे जाके बिकॉज शरद पवार जी भी कहा कि जंगली कानून, जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पर, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि होम मिनिस्ट्री ढंग से काम नहीं कर रहा, तो अलग अलग पूरे, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, संजय राउत, तो ये क्या देख रहे हैं आपको से ये ट्रिपल इंजन, फिर कह रहा है कि हम 45 सीट लेके आएंगे, फिर बोल रहे हैं असेंबली में हम स्वीप करेंगे, तो ये कैसे, किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि वापस हम लोग चुन के आएंगे? बिकॉज आपका कहना, लोग दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स, हर चीज फेल हुआ है। हाउ डू यू से, केदार साहब कैसे देखते हो आप इसको? नहीं, उनको डरा के सत्ता लानी है, डरा रहे हो लोगों को। हम गोलियां मारेंगे, एक्टिविस्ट को डराएंगे, बच्चों को मारेंगे, फिर भी कार्यकर्ताओं को बचाएंगे। हमारा बॉस सागर बंगला पर बैठा है, उनका काटो मारो काट डालो, ये खुले तौर पर बोल रहे हैं। ये फुले शाह अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में ये ऐसी बात होने लगी है, तो ये डरा के वोटिंग लेने वाले ऐसा मुझे दिख रहा है। हम गोली भी मार सकते हैं, हम दलितों को डरा भी सकते हैं, आदिवासियों को डरा भी सकते हैं। ये माहौल क्रिएट करके ये 45 सीट लाने वाले ऐसा एक तरह से दिख रहा है, क्योंकि काटने की भाषा करने वाले को ये मारते नहीं। जय श्री राम बोलो बोलकर मुस्लिम युवा को वहां पर मारा पीटा, वहां के आरोपी को अरेस्ट भी नहीं हुआ आज तक। तो ये डरा रहे, मुस्लिमों को डरा रहे, दलितों को डरा रहे, खुले तौर पर वो दलित बच्चों को मार डाला, मुस्लिम यहाँ के पति पत्नी को जय श्री राम बोलो बोलकर मारा, वहां को बेरहमी से पीटा है। तो यहाँ पर ये डराकर वोटिंग लेना चाहते हैं और किसी हिंदू धर्म को वहां पर खुश करने का काम एक तरीके से चल रहा है। हिंदू वोटिंग पर इनका आके है और उनके बलबूते पर दलित और मुस्लिमों को अगर टारगेट किया जाता है तो हिंदू खुश होता है, ये ऐसा इनको लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। मानवता इस देश में, बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये देश है, संविधान है, यहाँ पर इंसानियत को बहुत बड़ी डिमांड है। और ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो इंसानियत की भी हत्या हो रही है। तो इसके खिलाफ चर्चा है, आवाज उठाएंगे और किसी भी हालत में इनको फिर से आने नहीं देंगे, यही हमारी कोशिश है। राइट दीपक केदार जी, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, आपकी बातें सुन करके और भी ज्यादा मजा आता है। और मैं तो बड़ा खुश हूं आपकी बहादुरी को देखकर, और जिस बेबाक तरीके से आप बात करते हैं और दलितों के हक के बारे में आप बड़ी जिम्मेदारी से बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप जिम्मेवारी, आप भड़काऊ बात नहीं बोलते, बहुत जिम्मेवारी से आप बोलते हैं, उसके लिए आपको और भी बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग आपके साथ हैं, हर पिछड़े वर्ग के उस शख्स के साथ हम लोग खड़े हैं जिसका शोषण हो रहा है, पहले भी खड़े थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आपका मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप खुद होकर दलित उत्पीड़न के इशू पर बात करते हैं, इसलिए हमारे लड़ाई में आप चैनल चला रहे हैं लेकिन एक आंदोलक बोल के साथ में खड़े हो, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू, थैंक यू। What? A rather long show today. Yeah, long show today. but it was fun. It was fun. We were very lucky that we had two civilized people, both Mr. Rakesh Shetty and Mr. Mishram, very very civilized. They didn't go haywire. So it was a very very civilized discussion, and I'm very very happy about it. What do you guys think? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? ज़रूर आप
अपनी राय भेजें, अपने कमेंट्स जरूर भेजें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, Welcome. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आ गई है, वो सब्सक्राइब करें, वो नहीं आया एज यूजुअल, समथिंग इज ऑलवेज मिसिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कैन वी हैव द बेल ऑन अगेन नाउ प्लीज? Thank you so much. Thank you so much, gentlemen. That is just about it from both Pradeep ji and myself. We'll be taking your comments tomorrow. आप अपने comments जरूर भेजें. We have quite a few comments that we could read out, but then the show will go on and on and on, and we'll be here all night. लेकिन फिलहाल, with the news that Mr. Jarange Patil is not happy, Mr. Chhagan Bhujbal is not happy, the BJP is not happy, the Congress is not happy. So who's happy? I don't know. We'll find that out tomorrow. We shall find that out tomorrow. Right? That's just about it for tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.